Namaste. Hello everyone. Myself Dr. Vishwajit Rajput, Assistant Professor, Department of Shalyatantra, Gokul Ayurved College, Siddhapur, Patan. Today we have discussing about sterilization. Sterilization, its various agents used in sterilization, physical agents, chemical agents, generally used sterilization methods in laboratory, asepsis procedure in the operating room, summary and conclusion. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आज हम स्टरलाइजेशन के बारे में पूरा डिटेलेशन में स्टडी करने वाले हैं. आने वाले 30 मिनट 40 मिनट में हम एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टरलाइजेशन कवर करने वाले हैं, जिसमें स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन, वेरियस एजेंट्स इन स्टरलाइजेशन, फिजिकल एजेंट्स जैसे सनलाइट, ड्राइंग हीट, मॉइस्ट हीट, ये डिफरेंट टाइप्स है फिजिकल एजेंट्स के. केमिकल एजेंट्स जैसे कि अल्कोहल, अल्डिहाइड्स, डाइज, मेटेलिक सॉल्ट्स, गैसेस, surface acting agents. These are the different types of the under heading of chemical agents. Next one we will discuss about generally used sterilization methods in laboratories. और जब भी हम कोई प्रोसीजर करते हैं, प्रोसीजर करने से पहले स्टरलाइजेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे किया जाता है, उसका इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, ये सारा हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. पहला है डेफिनेशन. व्हाट इज मीन बाय स्टरलाइजेशन? स्टरलाइजेशन बेसिकली स्टरलाइजेशन क्या है, निर्जंतुकीकरण जिसको हम कहेंगे हिंदी में, निर्जंतुकीकरण या स्टरलाइजेशन क्या है, इज अ मेकिंग अ सब्सटेंस फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोथ इन वेजिटेटिव एंड स्पोरिंग स्टेट्स. अभी आप पूछेंगे वेजिटेटिव और स्पोरिंग स्टेट्स क्या होते हैं. वेजिटेटिव मीन्स जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलाइव माना जिंदा रहते हैं, और स्पोरिंग स्टेट्स माना इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव स्टेट. बेसिकली इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. वो अपने आप में ऐसा बदलाव कर सकते हैं कि वो उस सरफेस में काफ़ी देर तक सर्वाइव रह सकते हैं. इसको हम स्पोरिंग स्टेट्स कहेंगे. I shall repeat. Definition of sterilization is sterilization is making a substance free from all microorganisms both in vegetative and sporing states. Okay, concept clear? And spore is a reproductive structure that is adapted for dispersal and surviving for एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम इन अनफेवरेबल कंडीशन. इसका मीनिंग ये है, अनफेवरेबल माना हाइजीन मेंटेन नहीं है, बहुत लंबा समय हो गया है, ऐसे जगह पे स्पोर अपना रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एडप्ट कर लेता है और वो डिस्पर्स, और वो जो सरफेस है वहाँ पे वो सर्वाइव होता है. अगर स्पोर का एग्जांपल लिया जाए, स्पोर्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ लाइफ साइकिल्स ऑफ मेनी, जैसे बैक्टीरिया है, प्लांट्स है, अलगाए है, फंगाई है एंड सब प्रोटोजोआ है. अभी स्टरलाइजेशन देखते हुए हम कुछ टर्म्स आपके सामने आएंगे, जैसे डिसइंफेक्शन है, एंटीसेप्सिस है, जर्मीसाइड्स है, बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स है, डिकॉन्टेमिनेशन है, क्लीनिंग है. ये सबका मीनिंग एक वन बाय वन मैं आपको क्लियर करता हूँ. ध्यान देके सुनिए. What is mean by disinfection? What is mean by disinfection? The destruction or removal of all pathogenic organisms capable of giving rise to infection. जो organisms इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, उनको रिमूव करना, इसका मतलब है डिसइंफेक्शन. समझ गए? बट
डिसइंफेक्शन डज नॉट अफेक्ट स्पोर स्टेट ऑर्गेनिजम्स। माना अभी जैसे मैंने आपको बताया पीछे, इसमें ऑर्गेनिजम्स के दो स्टेट होते हैं, वेजिटेटिव एंड स्पोर, बट ये वेजिटेटिव फॉर्म ही डिस्ट्रक्ट करता है, बट डज नॉट अफेक्ट स्पोर स्टेट ऑर्गेनिज्म। समझ गए? स्पोर स्टेट। इसके पश्चात टर्म आती है एंटीसेप्सिस। द टर्म इज यूज्ड टू इंडिकेट द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, यूजुअली बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन वुंड्स और टिश्यू। हम हमेशा ऐसा कहते हैं कि इसको सेप्सिस हो गया। सेप्सिस का मतलब क्या? कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जिस जगह पे हमें जख्म हो गई है या वुंड हो गया है, वहाँ पे जो अनहेल्दी बैक्टीरिया है उनका ग्रो होना, इसको हम कहेंगे सेप्सिस। बट एंटीसेप्सिस इज अ प्रोसीजर वेयर प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन, यूजुअली बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन वुंड्स और टिश्यू। ठीक है, दिस विल बी डन बाय डिफरेंट एंटीसेप्टिक एजेंट्स लाइक बिटाडिन सॉल्यूशन है, सेवलॉन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके पश्चात आता है टर्म जर्मिसाइड, दैट इज बैक्टीरिसाइडल एजेंट्स भी हम उसको कहते हैं। जर्मिसाइड्स का मतलब है दोज विच एबल टू किल बैक्टीरिया, दोज विच एबल टू किल बैक्टीरिया। ओके, इसके पश्चात आता है बैक्टेरोस्टैटिक एजेंट्स। इसका मतलब क्या है? एजेंट्स, इट ओनली प्रिवेंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बट दे रिमेन अलाइव। माना बैक्टेरोस्टैटिक एजेंट्स सिर्फ जो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन है वो रोकता है, बट उसको मार नहीं सकता, वो रिमेन रहते हैं, अलाइव रहते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? नेक्स्ट टर्म इज क्लीनिंग, इम्पॉर्टेंट प्रिपरेटरी स्टेप बिफोर स्टरलाइजेशन। माना स्टरलाइजेशन के पहले या डिसइंफेक्शन के पहले जो प्रिपरेटरी स्टेप्स हम करते हैं उसको हम कहेंगे क्लीनिंग। जैसे रिमूविंग ऑफ सॉइल्स, अदर डर्ट्स, क्लीनिंग, जस्ट क्लीन द ऑब्जेक्ट्स, क्लीन द सब्जेक्ट्स, इसको हम क्या कहेंगे? क्लीनिंग। जैसा कि एक रूम है, रूम को क्लीन करने के लिए कहा है, माना वहाँ पे आपको सरफेस फ्लोर क्लियर करना है या झाड़ू लगाना है या पोछा लगाना है, उसको हम क्लीनिंग प्रोसेस बोल सकते हैं, क्योंकि स्टरलाइजेशन की बिफोर प्रोसीजर है, डिसइंफेक्शन की बिफोर प्रोसीजर है, दैट इज सिंपली क्लीनिंग मेथड्स। इसके पश्चात आता है डिकंटेमिनेशन। व्हाट इज डिकंटेमिनेशन? द process of rendering an article or area free of contaminants including microbial, chemical, radioactive and other hazards। इसका सिंपल मीनिंग ये है, द प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग, माना वो सरफेस को रेंडर करना या एरिया फ्री करना, किससे? कॉन्टेमिनेशन। माना जो बैक्टीरिया है, जो केमिकल है, माना जिससे वो जो बैक्टीरिया है जो हैज़ार्ड करने वाला है, जो हानि पहुंचाने वाला है, उसको रिमूव करने के प्रोसेस को हम डिकॉन्टेमिनेशन कहेंगे। माना आपके सारे टर्म्स अभी क्लियर है? डिसइंफेक्शन, ठीक है, ये स्पोर स्टेट को क्लियर नहीं करता है बट वेजिटेटिव स्टेट को ख़त्म करता है। डिसइंफेक्शन, एंटीसेप्सिस, जर्मिसाइड्स, बैक्टेरोस्टैटिक एजेंट्स, क्लीनिंग एंड डिकंटेमिनेशन। इसके पश्चात आता है मेथड्स और एजेंट्स ऑफ स्टरलाइजेशन। हम वन बाय वन एवरी चीज़ देखेंगे। बेसिकली 2 मेन ग्रुप्स स्टरलाइजेशन के आते हैं, फिजिकल मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स। ठीक है, स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन मैंने आपसे जैसे डिस्कस की थी अभी थोड़ी देर पहले। बेसिकली मेकिंग अ सब्सटेंस फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोथ इन वेजिटेटिव एंड
स्पोरिंग स्टेट्स, इट इज़ कॉल्ड स्टरलाइजेशन। ध्यान में आया सबके? मैं रिपीट इसीलिए करता हूँ कि वो बात ध्यान में जाए। स्टरलाइजेशन के दो मेन टाइप्स हैं, फिजिकल मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स। ठीक है, अभी हमें वन बाय वन हर चीज़ को डिस्कस करना है। आने वाले हेडिंग्स में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिजिकल एजेंट्स में आते हैं सनलाइट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज ड्राइंग, थर्ड इज हीट। हीट में भी टू टाइप्स आते हैं, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। उसमें भी सब टाइप्स हैं, मैं आगे जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। बट दीज आर द हेडिंग, सनलाइट, ड्राइंग, हीट। हीट हैज़ टू सब टाइप्स, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, अल्ट्रासोनिक एंड सोनिक वाइब्रेशन। ठीक है, इसके पश्चात आता है केमिकल एजेंट्स। एजेंट्स के ऊपर का शब्द केमिकल छूट गया है तो ध्यान में रखेंगे। केमिकल एजेंट्स जैसे कि अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल, इथाइल, अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स में भी फॉर्माल्डिहाइड्स, ग्लूटेराल्डिहाइड्स, डिफरेंट डाइज, हेलोजेंस, फिनॉल्स। फिनॉल्स काफ़ी पॉपुलर है, सबको सुना भी होगा या पता भी होगा। मेटालिक सॉल्ट्स, डिफरेंट गैसेस। ये तो हो गए, इस हेडिंग में हम केमिकल एजेंट्स स्टडी करेंगे। अभी हम स्टेप वन बाय वन हम हर चीज़ को समझते या डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला मैंने ब्रॉड एस्पेक्ट में कहा था कि हम दो क्लासिफिकेशन स्टडी करने वाले हैं, फिजिकल एंड केमिकल। तो उसमें से जो मैंने फिजिकल आपको बताया था, जिसमें सनलाइट, ड्राइंग, हीट, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन और अल्ट्रासोनिक आता है, उसमें हम डिटेलेशन में जाएंगे वन बाय वन। जैसे सनलाइट है, सनलाइट में बेसिकली क्या होते हैं, यूवी रेज। ठीक है, यूवी रेज होते हैं, उसके अलग अलग स्पेक्ट्रम्स होते हैं, बराबर। आपने 8th एंड 9th स्टैंडर्ड्स में ये पढ़ा भी होगा। जिसको हम ध्यान कैसे रखते हैं, डिफरेंट कलर्स को, विबजॉर, दैट इज़ विबजॉर इज़ ए कलर कोड फॉर द डिफरेंट, जैसे वायलेट है, इंडिगो है, ग्रीन है ना, येलो है, ये सब रेड है। ये जो चीज़ें ध्यान में रखने का एक कोड वर्ड था जो हम तब ध्यान में रखते थे। अभी मैं आपको सनलाइट, हाउ इट इज़ एक्ट्स एज ए फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, इसको समझना है। बेसिकली सनलाइट में यूवी रेज होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा इन ट्रॉपिकल कंट्रीज मीन्स उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, माना जहाँ धूप ज़्यादा होती है वहाँ जर्मिसाइडल इफेक्ट बहुत अच्छी तरीके से आता है। जर्मिसाइडल इफेक्ट्स माना ऐसे कहते हैं कि अभी जो कोरोना का प्रभाव चल रहा है रिसेंट में भी, तो हम क्या कहते हैं कि बाहर लाई हुई सब्जी या थोड़ी देर पानी में डाल के थोड़ी देर धूप में रखिए, फिर अंदर लीजिए। इसका मतलब क्या है, जो भी बैक्टीरिया है, जर्म्स है, वो उसमें किल हो जाए या उसका इफ़ेक्ट कम हो, इसके लिए हम इस तरीके से करते हैं। तो जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ है, वहाँ जर्मिसाइडल इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है रैदर देन सीजनल कंट्रीज़, जहाँ बारिश भी होती है, ठंडी भी पड़ती है और एटोमन सीज़न भी दिखता है और ग्रीष्म यानी धूप भी पड़ती है। ऐसे कंट्री जो रहते हैं जहाँ 4 सीजन्स कवर होते हैं, उससे अच्छा ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में जर्मिसाइडल इफ़ेक्ट अच्छा दिखाई देता है। बैक्टीरिया को बेसिकली ग्रोन करने के लिए मॉइस्ट एरिया चाहिए होता है, तो वहाँ वो अच्छे तरीके से डेवलप होता है। तो सनलाइट इज़ अ मेन डिस्ट्रॉयर, ठीक है, फॉर द बैक्टीरिया। इसके पश्चात सनलाइट के पश्चात दूसरा पॉइंट आता है हमारा ड्राइंग। मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले कहा, मॉइस्चर इज़ इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के ग्रोन होने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, मॉइस्चर ज़रूरी है। बैक्टीरिया के ग्रोन होने के लिए मॉइस्चर ज़रूरी है।
बट जहाँ ड्राइंग एयर है वहाँ कैसा इफेक्ट आता है? डिलीटेरियस इफेक्ट, माना वहाँ से बैक्टीरिया डिलीट हो जाते हैं, बैक्टीरिया चले जाते हैं, या हाउएवर उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनका जो कहते हैं ना हम उनका जो उसको हम एक शब्द है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले, उनकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो एडप्ट प्रॉपरली नहीं हो पाती, इसलिए ये कंडीशन उनके लिए अनफेवरेबल है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, बट स्पोर्स जो होते हैं, स्पोरिंग स्टेट जो होते हैं, ये अनअफेक्टेड रहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने फिर से रिपीट करता हूँ, वेजिटेटिव फॉर्म एंड स्पोर फॉर्म, दो फॉर्म रहते हैं, तो स्पोर फॉर्म्स इसमें अनअफेक्टेड रहते हैं, इसीलिए ये मेथड जो है अनरिलायबल कहा जाता है। ठीक है, इसके पश्चात थर्ड हेडिंग आती है हमारी हीट। हीट को हम ऐसा बोलेंगे, इट इज़ अ मोस्ट रिलायबल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन एंड शुड बी द मेथड ऑफ चॉइस। हम कोई भी चीज़ अगर गर्म करके यूज़ करेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ बैक्टीरियाज उसमें किल हो जाते हैं। तो जैसे कि हमने मेन जो हेडिंग थी उसमें डिस्कस किया था हीट के बारे में, तो उसके दो मेथड हैं, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। तो वन बाय हम ये चीज़ को समझते हैं। बेसिकली जो फैक्टर्स है स्टरलाइजेशन के, इसमें मैंने थोड़े पॉइंट्स ज़्यादा निकाले हैं आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने ये निकाला है। द फैक्टर्स बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग स्टरलाइजेशन बाय हीट, उसमें क्या है, नेचर ऑफ हीट, वो ड्राई है या मॉइस्ट है, ये अफेक्ट करेगा, बराबर। टेम्परेचर एंड टाइम, टेम्परेचर कितना है, 43 डिग्री है, 49 है, 48 है, 37 है। टाइम कौन सा है, सवेरे का है, शाम का है, दोपहर का है ना। नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, कितने नंबर्स में अलग अलग तरीके से, जैसे हमने डिस्कस किया है, अलग अलग फंगाई है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआज है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जैसे स्पेसीज, स्ट्रेंस कौन सी है, स्पोरिंग कैपेसिटी कितनी है, मल्टीप्लिकेशन कैपेसिटी कैसी है, हाँ। टाइप ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एलिमिनेटेड, टाइप ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म हैव टू बी, कौन सा टाइप है मटेरियल, कौन सा टाइप है जहाँ से हमें ऑर्गेनिज्म निकालना है। ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है, माना दैट विल बी टेक्सचर इज मॉइस्ट और ड्राई, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती है, ग्लास का है या प्लेन वुडन का है, वो सरफेस पे डिपेंड करता है, ऐसा उनका कहना है। उसके बाद प्रोटीन डीनेचुरलाइजेशन का किलिंग, माना किलिंग इफेक्ट इज ड्यू टू प्रोटीन डीनेचुराइजेशन, ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ एलिवेटेड लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। दीज आर द टेक्निकल पॉइंट्स। इसमें क्या है, जो किलिंग इफेक्ट है वो प्रोटीन का डीनेचुराइजेशन कैसा होगा उस पर सारी चीज़ें डिपेंड कर सकती है, और लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स माना माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पोर्स के इस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब किलिंग इफेक्ट ऑफ मॉइस्ट हीट का किलिंग इफेक्ट कैसे आता है, तो ड्यू टू डीनेचुराइजेशन एंड कोएगुलेशन ऑफ द प्रोटीन्स। प्रोटीन अगर एक्टिव होंगे तो आप तब तक तो बैक्टीरिया जिंदा है, उसका डीनेचुराइजेशन एंड कोएगुलेशन किए बिना हम किलिंग इफेक्ट ला नहीं सकते हैं। दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग द स्टरलाइजेशन ऑफ बाय हीट। अभी हम ड्राई हीट और उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में सोचते हैं। जैसे फ्लेमिंग मीन्स क्या है, हीटिंग ओवर फायर टिल दे बिकम रेड हॉट। माना हम कोई भी चीज़ रखते हैं, जैसे कि कोई गैस चालू किया, गैस पे कोई चीज़ रखी, तो हम हीटिंग इफेक्ट कब देखें, हमें पता लगेगा कि जब तक वो रेड हॉट कलर का नहीं हो जाता है। वैसे तो वैसे भी चटका लग सकता है, बट तो भी एक जनरली ये मान्यता है कि रेड हॉट होने तक अगर हम वो फायर पे रखते हैं तो उस पर हीटिंग ओवर द फायर ऐसा दिख सकता है। फिर ये मेथड हम कहाँ यूज़ करते हैं,
डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे फोर्सेप है, स्पेचुलाज है, आइनोकुलेटिंग लूप्स है, वायर्स है, बट इसका एक सर्टेन टाइम होता है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है आइनोकुलेटिंग लूप्स जो होते हैं, ये अगर आप गूगल पे कभी सर्च करके इसका इमेज देखेंगे तो आपको परफेक्ट ध्यान में आएगा आइनोकुलेटिंग लूप्स क्या है। ओरली एक्सप्लेन करना अलग बात है, बट कोई इमेज प्रत्यक्ष में हम देखें तो उसका ज़्यादा असर माइंड में जाता है, ठीक है। तो फ्लेमिंग से अगर पहले आइनोकुलेटिंग लूप्स जो होते हैं, अगर ये डिसइंफेक्टेंट जैसे सेवलॉन वगैरह है, इसमें अगर डीप करके रखते हैं और फिर फ्लेमिंग के प्रोसेस में रखते हैं, तो जो स्पैटरिंग माना जो बैक्टीरिया किल करने की जो बढ़ने की प्रोसेस है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम इजीली, ठीक है। इसके बाद आता है इंसिनरेशन, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन इंसिनरेशन भी है या इंसिनरेशंस भी है, तो स्पेलिंग गलत ना हो इस हिसाब से इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखिए, ठीक है। Incineration is a process. Which process? That involves the combustion of organic substance contained in waste materials. फिर से एक बार, it is a process that involves the combustion. किसका combustion? Organic substance का, contained in waste materials, उसका combustion करना है। But however, polyesters माना क्या बोलेंगे हम? polyester माला प्लास्टिक समझिए, जिसको हम अगर कंबशन करते हैं तो वो क्या करता है? ब्लैक स्मोक क्रिएट करता है। इसीलिए हम बेसिकली इंसिनरेशन प्रोसेस पॉलीस्टर्स में या स्टाइरिनिंग में फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम ऑटोक्लेव कर सकते हैं। ऑटोक्लेव क्या होता है मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो बेसिकली इंसिनरेशन इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कंटेंड इन वेस्ट मटेरियल, ओके। कौन से आइटम्स यूज़ करते हैं? जैसे कॉन्टेमिनेटेड क्लॉथ है, एनिमल कार्सेजेस है, पैथोलॉजिकल मटेरियल्स है, पीवीसी है, पॉलीथीन है, ठीक है। इसके पश्चात आता है हॉट एयर ऑन। व्हाट इज हॉट एयर ऑन? हॉट एयर ऑन्स आर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस यूज्ड इन स्टरलाइजेशन। बहुत सारों के घर में एयर ऑन भी होगा। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, थोड़ा ये पहले डायग्राम ध्यान में रखें तो आपको ये पॉइंट्स ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। देख लिया सभी ने? मैं फिर से बैक टू स्लाइड आता हूँ। हॉट एयर ऑन। हॉट एयर ऑन्स आर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस यूज्ड इन स्टरलाइजेशन, ओके। स्टरलाइजेशन के प्रोसेस में होने वाला, यूज़ करने वाला इलेक्ट्रिक डिवाइस। ओवन क्या करता है? ड्राई हीट यूटिलाइज करता है टू स्टरलाइज द आर्टिकल्स। हम जो भी उसमें रखते हैं उसको स्टरलाइजेशन किस तरीके से करेगा? वो ड्राई हीट से करेगा। जनरली उसमें जो टेम्परेचर रहता है उसका हम सेट कर सकते हैं 50 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक, या फिर 122 डिग्री से 572 डिग्री सेल्सियस तक, फ़ारेनहाइट तक। फिर से रिपीट करता हूँ, हम जनरली ऑपरेटिव स्टरलाइजेशन प्रोसेस ऑपरेट करने के लिए 50 से 300 डिग्री सेल्सियस तक हम ये टेम्परेचर रख सकते हैं। और अगर फ़ारेनहाइट में कहें तो 122 से 572 फ़ारेनहाइट तक हम ये रख सकते हैं। बेसिकली 1 डिग्री सेल्सियस इज़ अप्रॉक्स नियर अबाउट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। इसमें क्या रहता है? ये प्रोसेस में थर्मोस्टेट कंट्रोलिंग टेम्परेचर रहता है। थर्मोस्टेट माना जिसको हम स्टैटिस्टिकली उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टरलाइजेशन है ड्राई हीट के लिए। जैसे कि हम डिफरेंट आइटम्स हैं, ग्लासवेयर्स है, फोर्सेप है, सीजर्स है, स्कालपेल्स है, डस्टिंग पाउडर्स है, फैट्स है, स्वैब्स है,
ऑल ग्लास सीरिंग्स है, लिक्विड पैराफिन्स है, ये डिफरेंट आइटम्स हम हॉट एयर ओवन के अंदर कवर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि मैं आपको ये डायग्राम में आगे दिखाऊंगा, हमें जो मटेरियल्स शुड बी प्रॉपरली अरेंज्ड टू अलाउ सर्कुलेशन ऑफ फ्री एयर का जो फ्री सर्कुलेशन है, अगर वो हमें प्रॉपर रखना है तो मटेरियल जो रखे हैं वो प्रॉपरली अरेंज्ड हो, तभी जाकर वो सर्कुलेशन ऑफ एयर प्रॉपर हो पाएगा। ठीक है, हॉट एयर सर्कुलेटिंग ओवन देख लिया आपने। इसके पश्चात आते हैं प्रिकॉशंस। हम प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं? तो ग्लास वेयर शुड बी ड्राई फर्स्ट, माना अच्छे से पोंछ के ही वो रखा जा सकता है, और जो ओवन है वो ओवरलोडेड ना हो। और इस तरीके से मैंने आपको पिछले अभी बताया कि इस तरीके से हम रखें कि जो फ्री सर्कुलर ऑफ एयर है वो अच्छे से मेंटेन हो। और डोर, ओवन का जो डोर है शुड बी ओपन आफ्टर इट कूल्स डाउन। 2 घंटे के बाद हम डोर ऑफ ओपन शुड बी ओपन आफ्टर इट कूल्स डाउन, माना 2 घंटे के बाद हम ओवन का जो डोर है ओपन कर सकते हैं। बेसिकली अभी नीचे के टेबल में हमने टेम्परेचर और होल्डिंग टाइम कितना देर हमें रखना चाहिए इसका एक आइडियलिटी दी है। 160 डिग्री सेल्सियस में हम 45 मिनट्स रख सकते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, कम होता जाएगा। 170 डिग्री सेल्सियस में 18 मिनट, 180 डिग्री सेल्सियस में 7.5 और 190 डिग्री सेल्सियस में 1.5 होल्डिंग टाइम है ना। जैसे हमें नीड है या अर्जेंट प्रोसीजर है उसके हिसाब से हम ये टाइम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों मैं साइमल्टेनियस डिस्कस करूंगा एक ही पॉइंट्स में। तो दे डू नॉट रिक्वायर वाटर, देर इज नॉट मच प्रेशर built up within the oven, unlike an autoclave, making safer to work with. अब मुझे बताइए ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज? यस, इट इज़ एडवांटेज, बिकॉज यहाँ पानी कम लगता है, यहाँ प्रेशर विद इन द ओवन जो है वो ज़्यादा भी नहीं हो पाता है, और जैसे ऑटोक्लेव में कभी कभी ज़्यादा प्रेशर होने के कारण नुकसान भी होता है, बट वो भी एक मेथड अच्छी कही जाती है। बट अभी हम ओवन के बारे में बता रहे हैं तो इसके हम एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे और उनको एक सेफर तरीके से वर्क करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जो लेबोरेटरी एनवायरनमेंट है उसको बिल्कुल सूटेबल ये ड्राई जो हम कहेंगे हॉट एयर ओवन, ये बिल्कुल सूटेबल है लेबोरेटरी एनवायरनमेंट के लिए। बट अब डिसएडवांटेज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दे आर मच स्मॉलर देन ऑटोक्लेव्स, ऑटोक्लेव से बहुत छोटा होता है, इसीलिए वो लेस इफेक्टिव कुछ लोग कहते हैं, बट मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। उतना ही इफ़ेक्टिव है और जिस चीज़ में वो काम आना चाहिए वो काम आते हैं। ऐसा कहा जाता है ये ड्राई हीट यूज़ करते हैं मॉइस्ट हीट से ज़्यादा, तो सम ऑर्गेनिजम्स के जैसे प्रोटीन्स, ऑर्गेनिजम्स के जो प्रोटीन्स हैं वो किल नहीं हो पाते हैं। ऐसा बहुत लोगों का, एवरी साइंटिस्ट का, बहुत सारे साइंटिस्ट का इसमें मानना है कि जो ड्राई हीट यूज़ होती है वो ऑर्गेनिजम्स की प्रोटीन किल नहीं कर पाती है। इसके पश्चात आता है मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में कैटेगराइजेशन है 3 ग्रुप में। कौन से 3 ग्रुप है? टेम्परेचर बिलो 100, at 100 and above 100. Moist heat can be categorized into 3 groups. First one, temperature below 100 degree Celsius, temperature at 100 degree Celsius, temperature above 100 degree Celsius. ओके, वन बाय वन मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ। अभी आपने सुना ही होगा पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। व्हाट इज़ पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क? माना सिंपल मेथड में अगर मैं आपको समझाऊं, 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर आप दूध को उबालते हैं तो उसके जो स्पोर्स है, उसमें की जो बैक्टीरियाज है
वो उबले हुए दूध में से नष्ट हो जाते हैं। साइंटिफिक भाषा में कहेंगे तो होल्डिंग पीरियड 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, इट इज़ अ होल्डर मेथड। 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, इट इज़ अ होल्डर मेथड। और 72 डिग्री सेल्सियस 15 to 20 minutes followed by cooling quickly to 13 डिग्री सेल्सियस और ओवर, इसको होल्डिंग पीरियड कहेंगे। टारगेट ग्रुप क्या है? ऑल नॉन स्पोरिंग पैथोजेंस, जैसे माइकोबैक्टीरिया है, ब्रुसेला है, साल्मोनेला, दीज आर द नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, टाइप्स ऑफ द डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बट ऑक्जिला ब्रूनेटी रिलेटिवली हीट रेजिस्टेंस भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो हीट रेजिस्टेंस रहते हैं और वो होल्डर मेथड्स में सर्वाइव करते हैं, ऐसा कहना है। ये हो गए टेम्परेचर बिलो 100। अभी टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर स्टरलाइजिंग बट यूज्ड एज फॉर डिसइंफेक्शन। मैंने डिसइंफेक्शन की आपको डेफिनेशन समझा दी है। क्या समझाई है? ध्यान में है कि मैं रिपीट करूं? डिसइंफेक्शन बेसिकली डिस्ट्रॉय और रिमूवल ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है उसको डिस्ट्रक्शन का नाम डिसइंफेक्शन है। बट डिसइंफेक्शन डज नॉट अफेक्ट स्पोर स्टेट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके पश्चात मैं आपसे डिस्कस करूंगा बॉइलिंग। बॉइलिंग इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर स्टरलाइजिंग बट यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन। Sterilization may be promoted by addition of 2% sodium bicarbonate to the water. स्टरलाइजेशन माना जो बॉइलिंग प्रोसेस है उसमें स्टरलाइजेशन अगर प्रमोट करना है तो 2% सोडियम बाइकार्बोनेट वाटर में डाल के एडॉप्ट करते हैं। होल्डिंग पीरियड 10 से 30 मिनट तक है। और स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज अबाउ द 100 डिग्री सेल्सियस। It is used to sterilize culture media. Sterilize culture media. It is an inexpensive method. माना बहुत महंगा नहीं है। इसका होल्डिंग पीरियड 100 डिग्री सेल्सियस है 20 मिनट के लिए। सॉरी। प्रिंसिपल क्या है? तो फर्स्ट एक्सपोजर किल्स वेजिटेटिव बैक्टीरिया एंड देन द नेक्स्ट एक्सपोजर विल किल वेजिटेटिव बैक्टीरिया। फर्स्ट एक्सपोजर किल्स वेजिटेटिव बैक्टीरिया एंड नेक्स्ट एक्सपोजर विल किल वेजिटेटिव बैक्टीरिया दैट मैच्योर्स फ्रॉम द स्पोर्स। माना बोथ स्पोर स्टेट एंड वेजिटेटिव स्टेट इसमें कवर होते हैं, ऐसा इनका कहना है। ऊपर हेडिंग यहाँ पे नहीं आई है। जो प्रेशर शब्द है उसके पहले आता है स्टीम अंडर प्रेशर। स्टीम अंडर प्रेशर जिसको हम ऑटोक्लेव भी कहेंगे। ऑटोक्लेव इज अ डिवाइस। ऑटोक्लेव इज अ डिवाइस दैट यूजेस स्टीम टू स्टरलाइज इक्विपमेंट एंड अदर ऑब्जेक्ट। टू स्टरलाइज इक्विपमेंट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है ये बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, स्पोर्स ये सबको इनएक्टिव करके छोड़ता है। ठीक है, अगर हम वैसा देखा जाए, आपको पता होगा बॉयल्स लॉ क्या है? टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम। ठीक है, बट यहाँ पे स्टीम और प्रेशर माना टेम्परेचर और प्रेशर का यूटिलाइज करके हम ऑब्जेक्ट माना जो डिफरेंट बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंगा है, स्पोर्स है, उनको इनएक्टिव करते हैं। इसमें बेसिकली 134 डिग्री सेल्सियस 3 मिनट व 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट के लिए रखा जाता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट आइटम्स हम कवर करते हैं, जैसे ड्रेसिंग है, इंस्ट्रूमेंट्स है, लेबोरेटरी वेयर्स है, मीडिया है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है। ठीक है,
स्टीम स्टरलाइजेशन के लिए सेवरल टाइप्स ऑफ स्टीम स्टरलाइजर, ऊपर की हेडिंग है सेवरल टाइप्स ऑफ स्टीम स्टरलाइजर, बेसिकली लेबोरेटरी ऑटोक्लेव्स, हॉस्पिटल ड्रेसिंग स्टरलाइजर्स, बॉल एंड इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजर्स, रैपिड कूलिंग स्टरलाइजर्स, इवन अ डोमेस्टिक प्रेशर कुकर कैन बी यूज्ड एज ए स्टरलाइजर, है ना। स्टीम स्टरलाइजर के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स उन्होंने दिए हैं, ठीक है। रिकमेंडेड टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन, टेम्परेचर 121 के लिए जैसे मैंने अभी पीछे बताया है 15 मिनट ड्यूरेशन, 126 के लिए 10 और 134 के लिए 3 मिनट काफ़ी है। इसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एटोक्लेव। डिसएडवांटेजेस ऑफ एटोक्लेव क्या है? तो सम प्लास्टिक्स वेयर स्मेल्ट, प्लास्टिक जो होते हैं सबसे अच्छा मेथड एटोक्लेव है, बट जो प्लास्टिक्स है वो हाई हीट के अंतर्गत मेल्ट हो जाते हैं और जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है वो डल हो जाते हैं, ये इसका थोड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। इसके पश्चात मेनी केमिकल्स ब्रेक डाउन ड्यूरिंग द स्टरलाइजेशन प्रोसेस इन द एटोक्लेविंग एंड ऑयल सब्सटेंसेस कैनॉट बी ट्रीटेड बिकॉज दे डू नॉट मिक्स विथ वाटर। समझ में आया? मेनी केमिकल्स ब्रेक डाउन ड्यूरिंग द स्टरलाइजेशन प्रोसेस, कुछ केमिकल्स ब्रेक डाउन होते हैं और जो ऑयल सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी ट्रीटेड बिकॉज दे वो पानी के साथ मिक्स नहीं हो पाते, इसीलिए वो उनका एक डिसएडवांटेज वहाँ कहा जाता है। तो दो डिसएडवांटेज वैसे एटोक्लेव के हैं, बट एटोक्लेव इज़ द मोस्ट रनिंग स्टरलाइजेशन टेक्निक इन मेडिकल फील्ड। इसके बाद आता है फिल्ट्रेशन। व्हाट इज फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन हेल्प्स टू रिमूव बैक्टीरिया, हेल्प ये क्या करता है? हेल्प करता है टू रिमूव द बैक्टीरिया फ्रॉम हीट लेबियल लिक्विड्स, फ्रॉम हीट लेबियल लिक्विड्स। आइटम्स कौन से हैं? सेरा एंड सॉल्यूशन ऑफ शुगर्स और एंटीबायोटिक्स। आप पूछेंगे सेरा मीन्स इट इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ सीरम, मीन्स सेरा, सेरा एंड सॉल्यूशन ऑफ शुगर्स, ओके, और एंटीबायोटिक्स। बेसिकली फिल्टर आपको पता चल गया होगा, डिफरेंट बैक्टीरिया रिमूव करने के लिए जो हीट लायबल लिक्विड्स है उसका यूज़ करना है। इसमें 4 टाइप्स आते हैं, जैसे कैंडले फिल्टर्स, एस्बेस्टोस फिल्टर्स, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स, मेम्ब्रेन फिल्टर्स। आपको हर चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टेक्निकल बातें मैंने इसमें कवर की हैं। ये मैं स्लाइड स्किप करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। इसमें ध्यान रखिए, बेसिकली जो एस्बेस्टोस फिल्टर्स है और सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स है, ये थोड़े एक्सपेंसिव है, इजीली ब्रेक हो सकते हैं और इसका एक डिस्करेज भी है क्योंकि एक कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी में आता है। जैसे कि एस्बेस्टोस जो है वो कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी में आता है, इतना आप ध्यान में रखिए। बेसिकली मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो है मेड अप ऑफ सेल्यूलर ईस्टर्स और अदर पॉलीमर्स एंड वाटर प्यूरिफिकेशन और उसके एनालिसिस के लिए हम मेम्ब्रेन फिल्टर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके पश्चात एक स्टरलाइजेशन का टाइप मैंने फिजिकल, अभी हम फिजिकल में ही चल रहे हैं, अभी हम केमिकल पे नहीं आए, फिजिकल मेथड में ही है, तो ध्यान रहे। रेडिएशन, ये नेक्स्ट हेडिंग के अंतर्गत हम देखेंगे। 2 टाइप ऑफ रेडिएशन है, नॉन आयोजनाइजिंग और आयोनाइजिंग। नॉन आयोजनाइजिंग रेडिएशंस में क्या होता है? जैसे कि इंफ्रारेड, जैसे infrared used for rapid mass sterilization of pre-packed items such as syringe and catheters, इसको नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस बोलेंगे। जैसे इंफ्रारेड है, अल्ट्रा वायलेट है ना। तो ये क्या है? ये हम जो पैक्ड आइटम्स है जैसे सिरिंज है, कैथेटर्स है, यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन। आजकल डिसइंफेक्शन स्टरलाइजेशन का महत्व कोरोना जैसे गंभीर भयंकर बीमारी में हमें समझ में आ रहा है कि इसका महत्व क्या है, ठीक है। जैसे कि हम ऑपरेशन थिएटर, लैब्स, डिफरेंट एरियाज़ हम डिसइंफेक्टेंट करने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, उनका वहीं पे
नाश हो जाए। तो रेडिएशन हैज़ टू टाइप्स, नॉन आयोजनाइजिंग एंड आयोनाइजिंग। नॉन आयोजनाइजिंग के पश्चात हम आते हैं, नॉन आयोजनाइजिंग ध्यान में रखना है सिर्फ दो बातें, इंफ्रारेड एंड यूवी अल्ट्रावायलेट रेज। आयोनाइजिंग में आते हैं गैमा रेज, एक्स रेज, ठीक है। एक्स रे सबको पता है, बेसिकली हम स्टरलाइजिंग प्लास्टिक, सीरीज, स्वैब्स, कैथेटर्स, एनिमल फीड्स, कार्डबोर्ड्स, ऑयल्स, फैब्रिक एंड मेटल फॉइल्स, ये सब को हम आयोनाइजिंग रेडिएशन के द्वारा डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं। बेसिकली एक हम ये कैसे पता करें कि ये स्टरलाइजेशन ठीक हुआ है नहीं हुआ है, इसका मैं मॉनिटराइजेशन अगले स्लाइड्स में मैं बताऊंगा आपको। बट एक सिंपल मेथड है, एक स्पेशल पेपर होता है जो स्टिक किया जाता है, जो येलो कलर का होता है। आफ्टर अगर स्टरलाइजेशन हमने प्रॉपर किया है तो कलर का डिसकलर चेंज होकर रेड हो जाता है, इतना ध्यान में रखिए। एक स्पेशल पेपर होता है जो हम रखते हैं स्टरलाइजेशन के पहले, आफ्टर स्टरलाइजेशन उसका कलर रेड हो जाता है, ठीक है। ये हो गए सारे फिजिकल मेथड जो अब तक हमने डिस्कस किए। इसके पश्चात